सूरत ज़िले के अश्विनी नगर इलाके में एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेप्टिक टैंक को साफ़ करने के लिए मज़दूर उस यूनिट पे आज सुबह पहुँचे। 3 मज़दूर और एक सुपरवाइज़र वहाँ मौके पर उपस्थित थे। जब पहला मज़दूर सेप्टिक टैंक के अंदर उसने प्रवेश किया तो जहरीली गैस मीथेन और दूसरी जहरीली गैसों की वजह से वो बेहोश होकर सेप्टिक टैंक के भीतर गिर गया। उसके बाद उसको बचाने के लिए 2 मज़दूर और उसमें गए और दोनों भी बेहोश होकर नीचे गिर गए। इसी बीच सुपरवाइज़र जो ऊपर था उसने पुलिस को फ़ोन करके घटना के बारे में जानकारी दी और उसे लगा कि मैं भी अपने बाकी साथियों की जान बचा सकता हूँ। वो भी टैंक के भीतर गया और जाने के बाद वापस नहीं आया। चारों की दम घुटने से मौत हो गई। भारत का मॉडल स्टेट गुजरात, जिसे हर मानकों पर कहा जाता है कि बेहतर है, वहाँ की कहानी है ये। हालांकि कहानी उस मॉडल स्टेट की आंकड़ों में कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। उसी हकीकत की वानगी है ये घटना, जहाँ 4 लोग दम घुटने से एक सेप्टिक टैंक के भीतर मर गए। याद रखिए कि भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 में बना दिया गया था और इसके तहत किसी भी व्यक्ति का मैला ढोना या फिर सेप्टिक टैंक के भीतर प्रवेश करके सफाई करना पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के हिसाब से ये इन सब चीज़ों की सफाई या फिर रोबोट से या फिर मशीन से कराई जानी चाहिए। लेकिन भारत में हम आए दिन ये देखते रहते हैं कि दिल्ली में कभी कभी तो आपको ये दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने भी दिख सकता है कि कोई व्यक्ति वहाँ जो सीवर होता है उसमें घुसा हुआ हो भीतर। बहुत आम बातें हैं, ये अक्सर दिख जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जब मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया गया, उसे ख़राब बताया गया और करीब करीब 1950 के दशक तक 20वीं शताब्दी के आधे समय के करीब तक ये पूरी दुनिया में बैन हो चुका था। भारत ने भी इसके खिलाफ 1993 में बहुत ही कड़े कानून बनाए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 46 संविधान के ये पूरे साफ साफ बातें करते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग गलत है और नहीं कराई जा सकती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी इसे माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी कंपनी थी जिसने इन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा था और हायर करने के बाद उनसे इतना इस तरह का काम कराया जा रहा था। अब बताता चलूँ कि ये जितने भी मज़दूर हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से हैं और माइग्रेंट लेबरर भी हो सकते हैं। जहाँ के भी हैं उनका भी परिवार था, उनके भी लोग थे जो उनका रास्ता देख रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो अपने घरों को वापस नहीं जा पाएंगे। उनकी मौत हो चुकी है और ये मौत कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से ज़्यादा दिखती है और ये दिखता है कि सिस्टम कितना बैठ चुका है। सिक्योरिटी गियर्स के बिना उनको कैसे एंट्री लेने दी गई। पुलिस एक्टिव है, पहुंची मौके पर, लेकिन चारों की मौत हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना सेफ्टी गियर्स या फिर जो भी मानक भारत सरकार ने तय किए हैं, क्या मज़दूरों को काम करने से पहले उनको अप्लाई किया जाता है, उन मानकों के हिसाब से उनसे काम लिया जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो कौन है जो इस तरह के सिस्टम को तोड़ रहा है या कौन है वो जो इसके खिलाफ़ काम कर रहा है? तो ऐसी स्थिति में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 मौतें जो हैं कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी को बताती हैं कि भारत में जो तथाकथित मार्जिनलाइज्ड तबके के लोग हैं इसमें वो शामिल हैं, क्योंकि हमने हर पेशे को जाति से जोड़ के रखा है। भारत के नारदीय संहिता में इसका उल्लेख मिलता है कि जो भारत में स्लेव हुआ करते थे, गुलाम, उनके 15 काम थे। उसमें एक काम ये भी था कि मानवीय मल को बाहर निकालना और इस तरह से जो भी गंदी जगह हैं उनकी सफाई करना। बाद में हमने देखा कि ये सिस्टम आगे बढ़ता रहा, जातियों का निर्माण हुआ, जाति प्रथा मजबूत हुई और उसमें ये काम जो था वो भंगी समाज के लोगों को थमा दिया गया, दे दिया गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भी
हम देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है, उस पर रोक लगा दी गई है। और यूरोप में जो लोग इस तरह का काम करते थे शुरुआती दौर में, उनको नाइट सॉइल कहा जाता था या उस काम को नाइट सॉइल कहा जाता था। उसके बाद इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी के दौरान इस तरह की चीज़ें निकल के आई, जहाँ मानव मल को साफ़ करना होता था, सफाई की व्यवस्था करनी होती थी, सफाई करना होता था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कुछ लोगों को नियुक्त किया गया राजा के द्वारा और वो सफाई करते थे। लेकिन 1950 के आसपास आते आते यूरोप के सारे देशों ने इन सब सारी व्यवस्थाओं को मशीन से जोड़ दिया था। अब आप देखिए कि दुनिया में जो सबसे साफ सीवर सिस्टम वाला देश है वो है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर जर्मनी है, तीसरे नंबर पर नॉर्डिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं, चाहे वो फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, जापान हो। जापान बहुत ही बेहतरीन सफाई की व्यवस्था रखता है। जापान से ये भी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल था जिसमें साफ साफ दिखा रहा था कि जो बाढ़ का पानी था वो बहुत दूर तक चला आया था, लेकिन वो पानी इतना साफ़ था जैसे लगता था कि उस पानी में कहीं कोई अपवित्रता नहीं है। ये दुनिया के जो देश हैं उनकी तरक्की में है कहीं ना कहीं इस सफाई का भी योगदान है और मनुष्यों को मनुष्य की तरह ट्रीट करने का भी योगदान है। भारत में एक बड़ी आबादी है जो ज़्यादातर SC ST माइनॉरिटी और OBC की है, जिनके अधिकार बहुत सीमित है, खास करके उसमें भी SC कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, उनके लिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला बना दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी सामने खड़ा है कि क्या पुलिस जिन लोगों की वजह से ये अपराध हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? उस कंपनी से जिससे ये लोग आए हुए थे सफाई का काम करने के लिए, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? उस यूनिट में जहाँ पे इस तरह से लोगों से ज़बरदस्ती ये सब काम कराए जा रहे थे बिना सिक्योरिटी गियर्स के, जिन कंपनियों ने इन लोगों को हायर कर रखा था, क्या उसका लाइसेंस रद्द होगा? क्या जो लोग हैं बाकी उनसे भी न्याय होगा क्या? क्योंकि जो लोग डूब के मर गए उनके परिवारों की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। जो इस तरह के पेशे में होते हैं उनके परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर तरह से चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबरर्स काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में माइग्रेंट लेबरर्स की सिक्योरिटी, उनके हर तरह की व्यवस्था को सुधारा जाए, उसका ख्याल रखा जाए ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला न किया जा सके और किसी भी तरह से उनको टारगेट न किया जा सके। 1950 में यूरोप में सब कुछ ये ख़त्म हो चुका था, लेकिन 2026 में भारत में अभी भी ये प्रैक्टिस हो रहा है। आपने जितने भी सीवर की सफाई के काम देखे होंगे उसमें किसी न किसी आदमी को भीतर जाके अपने हाथों से सफाई करते हुए देखा होगा। ना ही उनके पास ग्लव्स होते हैं, ना ही उनके पास जूते होते हैं, ना ही उनके पास वो सेफ्टी गियर्स होते हैं जिससे उनकी अपनी जान बच जाए। अगर आपको लगता है कि सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस फॉर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो आपने उसकी क्या व्यवस्था की थी? ये वो सवाल है जिसको पूरी ईमानदारी से उस एजेंसी को ढूंढने की ज़रूरत है, साथ में हमारे नीति निर्माताओं को भी, क्योंकि उनको इस बात को देखना है कि कैसे हमारे देश में जो ये लोग लेबर करते हैं उनके सम्मान की, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके और भारत को बेहतरी के रास्ते पर ले जाया जा सके।